Hello student, welcome to the second lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. Now students, before starting the lecture, let us revise what we have studied in the lecture number 1, right? अगर हम बात करें तो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट. बट हमने रिएक्टेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. आप मेरे साथ रिवाइज करिए. वन इज सबस्ट्रेट एंड सेकंड इज रिएजेंट. सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट बनता नहीं है. इट मे गो थ्रू आइदर यस ट्रांजिशन स्टेट और थ्रू द रिएक्शन इंटरमीडिएट. रिएक्शन इंटरमीडिएट इज द अनस्टेबल स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. आप मेरे साथ बोल सकते हैं, रिवाइज करिए. इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट. इट मे बी कार्ब कटायन, कार्बन आयन और कार्बन रेडिकल. जनरली जो सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट के अंदर डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव का चार्ज बनता है और उस वजह से रिएक्शन होता है. एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन डैश बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज वी आर स्टडीइंग व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स इज ऑफ टू टाइप्स. It is either temporary effect or permanent effect. In case of permanent effect, it is applicable in all the suitable cases, right? उसमें हमने देखा था कौन कौन सा था. एक तो सबसे पहले yes inductive effect था, दूसरा था resonance and mesomeric effect, third one was hyperconjugation. And in case of temporary effect, it is possible only in the presence of a reagent. अगर reagent है तो ही वो applicable होगा, वरना नहीं होगा. And it is of two types, one is electromeric effect and second is inductomeric effect. आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर पूरा काफी नहीं है इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट ही कंटिन्यू करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है हम लोगों को फ्यूचर चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है. मैंने आपको पहले भी बोला था जीओसी के चारों चैप्टर्स आपके फाउंडेशन चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. तो आपको हर एक कंसेप्ट को बहुत ही प्यार से समझना है और मैं बहुत ही प्यार से और तसल्ली से आपको चीजों को समझाऊंगा, ठीक है. So students, let us start with the concept of inductive effect. Now, before starting inductive effect, students को जनरली एक कंसेप्ट में डाउट होता है पोलर एंड नॉन पोलर. तो हम लोग 5 मिनट उसके ऊपर थोड़ा सा दे देते हैं ताकि हमारा वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बहुत आसानी से समझ सकते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, polar and non-polar covalent bond. Now what is the meaning of polar and non-polar covalent bond? Students, polar का मतलब जिसमें डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव बनेगा, एंड नॉन पोलर का मतलब जिसमें डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव नहीं बनेगा. वो कैसे डिसाइड होता है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना. लेट अस टेक टू एग्जांपल्स. सपोज वी टेक केस 1, दैट इज योर एग्जांपल नंबर 1, बराबर है. H2 मॉलिक्यूल, एकदम तसल्ली से सुनना, चीजों को बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना. केस 1, कौन सा मॉलिक्यूल? H2 मॉलिक्यूल. दो हाइड्रोजन के बीच में H2 मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड. देखो, ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2. एग्जैक्टली सेंटर में रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, राइट. जितना वो इस हाइड्रोजन के साइड में है उतना ही वो इस हाइड्रोजन के साइड में ही है. क्या ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा? नहीं, क्योंकि जितनी ताकत से ये खींचेगा उतनी ताकत से ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. तो स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं. सो वी कैन से नो मूवमेंट, नो मूवमेंट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कोई मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा है. अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सो कैन वी कॉल दिस सिग्मा बॉन्ड. दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड. एरियल नोस दिस सिग्मा बॉन्ड एज पोलर और नॉन पोलर. से नहीं समझा, क्या ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? नहीं. तो क्या कहीं पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा. सो दिस सिग्मा बॉन्ड इज गोइंग टू बी पोलर और नॉन पोलर. दिस सिग्मा बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें कहीं पे भी डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव नहीं हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू बी पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं, दैट इज केस 2. केस 2 में वी विल बी डिस्कसिंग HCl मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
अगर मैं HCl मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो सबको पता है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर किसका है? यस इट इज क्लोरीन। किसका है बच्चों? क्लोरीन का। तो अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है अगर ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो ये साइड में समझो इफ आई शो हाइड्रोजन एंड ये साइड में समझो मैं शो करता हूं किसको? क्लोरीन को। किसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एवरीवन नोस राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है? कम, तो कहने से क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कहने से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होगा? टूवर्ड्स क्लोरीन। तो जो पहले सेंटर में हुआ करते थे इलेक्ट्रॉन, अभी वो किसके टूवर्ड्स आ जाएंगे? यस, क्लोरीन के साइड में आ जाएंगे। यस और नो? तो कहने से दिस पोर्शन विल बी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट। ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है स्टूडेंट्स? ज्यादा है। सो दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड एज डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। डेल नेगेटिव ना, डेल नेगेटिव क्यों सर? पूरा नेगेटिव क्यों नहीं? बिकॉज बॉन्ड अभी तक टूटा नहीं है, डिवोर्स हुआ नहीं है, राइट? डिवोर्स हुआ नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हुए हैं। क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खाली खींच लिया है। बॉन्ड अगर पूरा टूट जाएगा तो पूरा नेगेटिव आएगा। अभी ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज को बोला जाएगा। आप बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? जिसको हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आई कैन रिपीट, इट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। व्हाट वी कॉल दैट चार्ज एज नाउ? दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज बॉन्ड अभी तक पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो कैन वी से दैट इस मॉलिक्यूल में यू कैन सी टू पोल्स, दो पोल्स दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव पोल दिख रहा है और एक कौन सा पोल दिख रहा है? नेगेटिव पोल दिख रहा है। सो दिस बॉन्ड is again a dash bond, sigma bond only, but ये अभी पोलर हुआ कि नॉन पोलर हुआ? इट इज अ पोलर सिग्मा बॉन्ड। पोलर डैश बॉन्ड बच्चों, पोलर सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने 5 मिनट स्टार्टिंग के सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लगा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको एक आरपी ट्रिक दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद करने का, तो एकदम सिंपल है। इट इज फोन कॉल्स एट बरिस्ता साइंस हब। इट इज फोन कॉल्स एट बरिस्ता साइंस हब, मतलब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस सीरीज, ठीक है ना? फोन कॉल्स एट बरिस्ता साइंस हब। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? इसका 3.9 अप्रोक्सीमेटली हम लोग 4 अज्यूम करते हैं। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड सो ऑन। नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम है, बट हम लोग नाइट्रोजन का थोड़ा सा हल्का क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर आपको याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर। इट इज फोन कॉल्स एट डैश बरिस्ता साइंस हब। हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस सीरीज? इट इज द फ्लोरीन एटम, राइट? तो स्टूडेंट्स अगर दो एटम सिमिलर टाइप है या सेम है, दो एटम सेम है, तो डेफिनेटली वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? नॉन पोलर। अगर दो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तभी भी हम लोग उनको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर ही बोलेंगे। इज इट क्लियर? ना अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट। तो सुनना ध्यान से। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, आई हैव अ चेन ऑफ कार्बन एटम। एकदम अच्छे से सुनना। आई हैव अ चेन ऑफ कार्बन एटम, लाइक से फॉर एग्जांपल्स 4 कार्बन एटम्स को मैंने ले लिया। अब इन कार्बन एटम्स को जिनकी वैलेंसी सबको पता है 4 होती है, करेक्ट? इन कार्बन एटम्स की अगर मैं बात करूं तो इन कार्बन एटम्स में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, करेक्ट? इन कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, बिकॉज सबके सब कार्बन एटम एक जैसे ही है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इन कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कैन वी कॉल दीज बॉन्ड्स एज पोलर और नॉन पोलर? दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर डैश सिग्मा या पाई, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, बराबर है? ये भी क्या है? नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या है? नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना? स्टूडेंट ध्यान से सुनो, किसी भी एटम का एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। आराम से सुनो, किसी भी एटम का एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का एक पावर होता है, ठीक है? आप मुझे बताओ इन दोनों कार्बन एटम्स का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर सेम है या डिफरेंट है? यस इट इज सेम।
तो जितना पावर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतने पावर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एग्जैक्टली सेंटर में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। बट अगर किसी एटम को किसी एक ऐसे एटम्स के साथ जोड़ दिया जाए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, बराबर है। तो स्टूडेंट इन दैट केस क्या होगा, ये एटम क्या बोलेगा, लेके जा मेरे इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलेगा क्या, नहीं ना, वो भी तो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ खींचना चालू करेगा। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वो मैं अभी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हो ना, तो वो एटम भी ट्राई करता है उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, भले उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों ना हो, बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तब ये हाइड्रोजन भी वो ट्राई करेगा कि वापस मैं अपने इलेक्ट्रॉन को खींचूं। तो स्टूडेंट इन दैट केस उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। नहीं समझा, मैं वापस समझा। यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है 2.1 समझो, राइट। तो मुझे ये बताओ, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है तो हाइड्रोजन भी तो वापस खींचने के लिए कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इन दैट केस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से थोड़ी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब आप बैठे हो, ठीक है, इमेजिन करो आप बहुत शांत नेचर के हो, आप बैठे हो, कोई अचानक आके आपका बैग खींच के लेके जा रहे हैं, तो आप भी तो कैसे करोगे, लेके जाओ ऐसे बोलोगे क्या, नहीं ना। आप भी क्या करोगे, आप वापस खींचने के लिए कोशिश करोगे, आप अपनी पूरी ताकत लगा दोगे कि वो बैग न लेके जाए। तो सेम वे, जब क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तब हाइड्रोजन भी अपनी ताकत लगाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को न लेके जाए। तो इन दैट केस ये अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि कम, यस, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखना, जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है तब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। आई रिपीट, जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम खींचता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मुझे ये बताओ, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी फिलहाल क्या है, सर सेम है, राइट। ध्यान से सुनो, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको मार्क करते हैं 1, इसको मार्क करते हैं 2। फर्स्ट कार्बन की और सेकंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, थर्ड की भी इसके साथ सेम होगी, एंड फोर्थ कार्बन एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C1 is equal to electronegativity of C2 is equal to electronegativity of C3 is equal to electronegativity of C4 and so on। नहीं समझा, बराबर है, क्योंकि सब एक सेम नेचर वाले, बराबर है। बट अगर मैं एक ऐसा केस आपके सामने रखूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, केस 2, जिसमें मैंने क्या किया, इन्हीं 4 कार्बन एटम्स जो पहले से बेचारे साथ में रहते थे, इनको मैंने ऐसे ही रखा है, बराबर, इसमें कोई चेंज नहीं किया अभी तक, एज इट इज है। अभी बताओ सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या डिफरेंट है, सर ऑब्वियसली सेम है। बट अगर मैं कार्बन नंबर 1 से, ध्यान से सुनना, कार्बन नंबर 1 से एक ग्रुप जोड़ दूं X, कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, X, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू किसके, कार्बन नंबर 1 के, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन नंबर 1। इसमें मैंने क्या किया, एक ग्रुप अटैच किया जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नंबर 1 से क्या है, ज्यादा है, राइट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन डैश इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X is greater than electronegativity of carbon. In that case, what will happen? Tell me. Take your time. Sir, X और C के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो शेयर हो रहे थे, अभी वो किसकी तरफ जाना चाहेंगे बच्चों, X की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, X की तरफ। अगर वो X की तरफ जा रहे हैं तो किसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो सर कार्बन के भी जा रहे हैं और वो X खुद के भी तो लेके जा रहे हैं, राइट। तो कैन वी से दैट यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, सर डेल नेगेटिव आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्ड अभी पोलर नेचर का है कि नॉन पोलर का है, सर दिस इज पोलर नाउ, पोलर डैश बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाँ या ना। अभी आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, X किसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सर कार्बन नंबर 1 का। अगर X कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो मैंने क्या बोला था, जब किसी भी एटम का
इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैन वी से दैट यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर में थे, अभी वो दो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बढ़ेंगे, कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में सेम था कि डिफरेंट था, सेम था, बट अभी ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है। समझा, नहीं समझा, पक्का समझा। तो इस कार्बन का कोई अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी मुझे था 2 और 1 में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, यस इट इज 1। तो अगर 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो 1 क्या करेगा, बोलो बोलो, 1 जो है वो 2 और 1 के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही ये खींचना चालू करेगा, कहना से यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो यहां पे भी डेल पॉजिटिव क्या बन जाएगा बच्चों, डैश डेल पॉजिटिव, इसको मैं डैश नाम दे देता हूं, राइट। तो अभी आप बताओ क्या 1 और 2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नहीं है। अभी मुझे था 2 और 3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी सेम नहीं होगी। तो कैन वी से दैट यहाँ पे जो 2 और 3 के बीच में जो एग्जैक्टली सेंटर में इलेक्ट्रॉन थे वो भी थोड़ा थोड़ा मूव होने लगेंगे, किसकी तरफ, सेकंड नंबर की तरफ। तो कैन वी से दैट यहाँ पे भी एक चार्ज क्रिएट होगा, डेल पॉजिटिव डबल डैश, एंड अगर ये प्रोसेस चलते रहेगा तो बच्चों मुझे बताओ ये भी यहाँ पे डेल पॉजिटिव ट्रिपल डैश भी बन जाएगा, बराबर है। तो मुझे ये बताओ ये वाला जो बॉन्ड पहले आपने क्या लिखा था, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, अभी ये कौन से टाइप का बॉन्ड हो गया बताओ, इट इज पोलर सिग्मा बॉन्ड, एकदम सिंपल। तो कहना से ये पोलैरिटी इसमें जो आई वो किस वजह से आई, एडजेसेंट पोलर सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पे ये बॉन्ड पोलर नहीं हुआ रहता तो ये तो बेचारा पहले से नॉन पोलर था ही ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। सो बेसिकली व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें, सिंपल डेफिनेशन, इंडक्टिव इफेक्ट इट इज पोलैरिटी induced in a पोलैरिटी इंड्यूस क्या किया किसमें, जो कि एक नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड था, पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू अ डैश बॉन्ड, पोलर सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड डैश इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, बराबर है। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई एडजेसेंट पोलर बॉन्ड है उसकी वजह से नेक्स्ट बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ जाती है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जितना डेल नेगेटिव होगा विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज इन सब डेल पॉजिटिव का सम, तो डेल नेगेटिव विल बी इक्वल टू डेल पॉजिटिव प्लस डेल पॉजिटिव प्लस डेल पॉजिटिव डबल डैश प्लस डेल पॉजिटिव ट्रिपल डैश, हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज और ये टोटल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम होगा, तभी तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इफेक्ट इज नोन एज डैश इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डैश x इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डैश कार्बन नंबर 1 इज ग्रेटर, पहले इक्वल था देख लो, is greater than electronegativity of carbon number 2 is greater than electronegativity of carbon number 3 is greater than electronegativity of carbon number 4, बराबर है। तो ये इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी ये जो X ग्रुप है, X ग्रुप उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो जनरली जो X ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है, X कैन बी फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर इधर देख लो जो भी कार्बन से पहले है वो सब चलेंगे, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आप नाइट्रो ग्रुप ले सकते हो, कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप ले सकते हो, आप साइनाइड ग्रुप ले सकते हो, आप एसिड ग्रुप ले सकते हो, कोई भी ग्रुप जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, ज्यादा है। ये सब ग्रुप हमको फ्यूचर लेक्चर्स में भी आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, किसी बॉन्ड में पोलैरिटी है उसकी वजह से
एडजेसेंट बॉन्ड में पोलैरिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी आप लोग बैठे बैठे सोचते होंगे सर यहां तक आते हैं तो इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगा। अभी मैं आपने देखता हूँ एक एग्जांपल देखा होगा आपने, एक गेम देखा टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या करता है, ये साइड में भी लोग खड़े, ये साइड में भी लोग खड़े, रस्सी खींचा खींची होता है। तो आपने देखा होगा जो एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग के लोग होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा फोर्स फील होता है, वो बेचारे हर टाइम ऐसे लगता है टेंशन में ही खड़े। और जो पीछे एकदम जो पीछे खड़े दोनों साइड में, वो कैसे बेटा ऐसा लगता है वो रस्सी पकड़े खाली खड़े, खाली नाम के लिए खड़े, ऐसा मजा आ रहा है उनको, ऐसा कुछ नहीं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे ये इफेक्ट मैक्सिमम किधर देखने को मिलेगा, C1 और X के बीच में, C1 और C2 के बीच में भी मैक्सिमम होगा, बट C1 और X के बीच में जितना है उससे थोड़ा कम, C2 और C3 में थोड़ा और कम हो जाएगा, C3 और C4 में और कम होता जाएगा। 3 से 4 कार्बन के बाद तो ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे आपने देखा टग ऑफ वॉर जो होता है, रस्सी का खींचे खींची, उसमें जो लास्ट में लोग खड़े होते हैं उनको खाली क्या करना है, आगे जाना है तो आगे जाते, पीछे जाना है तो पीछे जाते। इट इज लाइक दैट। तो ये इफेक्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 कार्बन के बाद ये क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। सो दिस इज स्टूडेंट व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ नॉन पोलर, ये बॉन्ड जो था नॉन पोलर था, अभी देखो इसमें पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी आई है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड। तो पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द पोलर एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। सो ये पोलर क्या है, सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज डैश इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कार्बन जो है स्टूडेंट सबको पता है, ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स को, कार्बन जो है अगर वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग sp2 बोलते हैं। और अगर कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो उसको हम लोग sp बोलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वो कैसे, हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with a very important part, electronegativity of carbons. Now ये students को, बहुत सारे students को confusing लगता है, sp, sp2 and sp3 तीनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं लिख देता हूं, देन वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। जितना ज्यादा s कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ sp, परसेंटेज s कैरेक्टर इज 50%, क्योंकि एक s है और एक p है तो दोनों को 50-50%। इफ आई टॉक अबाउट sp2 तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर होगा स्टूडेंट्स 33.33%, 3 लोग हैं तो 1/3 into 100। एंड इफ आई टॉक अबाउट sp3, इसके अंदर जो परसेंटेज s कैरेक्टर होगा it will be 25%। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। सर ऐसा क्यों, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, बट पहले आप लोग पॉइंट्स को इमेजिन कर लो और याद कर लो। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट है परसेंटेज s कैरेक्टर इन sp is 50%, sp2 is 33.3% and in case of sp3 it is 25%, राइट। अभी ध्यान से सुनो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वाला कार्बन sp है, sp2 है या sp3। बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिकल बॉन्डिंग के बाद भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, नॉट डिफिकल्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर कार्बन ने सिर्फ और सिर्फ, आरपी ट्रिक से याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही बनाए, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, दैट कार्बन इज sp3 101%। अगर उसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, चारों के चारों, चार ही बॉन्ड होते हैं, चारों के चारों उसने अगर सिंगल बॉन्ड ही बनाए हैं, ठीक है ना, चारों के चारों, तो वो डेफिनेटली sp3 है। अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है और दो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है, वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2। और अगर कार्बन ने दो डबल बॉन्ड बनाए तो डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड के लिए जगह ही नहीं होगी, तो वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और अगर कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाया, तो भी वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, ये कार्बन इसने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन इसने एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड बनाए,
ये कार्बन इसने दो डबल बॉन्ड बनाए हैं इस तरीके से, अलीन्स वाला केस जैसा, और इस वाले में एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया बच्चों, सिंगल बॉन्ड बनाया, ये हो जाएगा आपका sp3। एक ही डबल बॉन्ड बनाया sp2, एक दो डबल बॉन्ड बनाया sp, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया sp। ये आपको इमेजिन करने आना चाहिए फटाक से, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आया है ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, तो डिटेल में समझते हैं। अगर मैं बात करूं sp की, बराबर है, राइट। s ऑर्बिटल सबको पता होगा स्फेरिकल होता है, यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। एंड p सबशेल जो होता है वो कौन से शेप में होता है, डम्बल। कौन से शेप में, डम्बल शेप। आपको नहीं लगता बच्चों s 50% है और p 50% है, तो डेफिनेटली दोनों का जो मिक्सचर होगा हाइब्रिडाइजेशन से, उसमें नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में तो डिटेल में मैंने सिखाया ही है, उसमें क्या होगा 50% डम्बल होगा और 50% क्या होगा, स्पेरिकल नेचर आएगा। 50% डम्बल शेप आएगा, 50% स्पेरिकल नेचर आएगा। तो आप इस पोर्शन को ध्यान से अगर देखो, इस पोर्शन को ध्यान से देखो, तो आपको लगता है ये वाला पोर्शन यहां से लगा के यहां तक, ये वाला पोर्शन क्या है, स्पेरिकल है, और ये वाला थोड़ा सा डम्बल शेप है। देखो ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है और ये इसका टेल हो गया, समझो। ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये वाला, ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट। जिसमें दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पे, इस तरीके से, समझो, समझाने के लिए। ये हो गया sp, करेक्ट। अगर मैं बात करूं sp2 की, sp2 की, करेक्ट, तो इसमें एक स्फीयर है और दो क्या होंगे, डम्बल होंगे। तो कहने से स्फीयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, 33। तो 66% के साथ कौन सा नेचर आएगा, डम्बल नेचर आएगा, और 33% सिर्फ स्फेरिकल नेचर आएगा। तो अगर मैं इसी के शेप का बनाऊं तो उसके अंदर थोड़ा सा डम्बल रूप ज्यादा होगा और स्फेरिकल रूप क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, एज कंपेयर टू द अपर वन, करेक्ट। तो कैन वी से दैट यहां पे भी दिखेगा तो वो ऐसे ही, बराबर है, बट उसके अंदर स्पेरिकल नेचर अभी थोड़ा कम हो गया। कितना हो गया, 33.3%। तो कैन वी से दैट ये जो है आपका, यहाँ पे सेंटर में कौन है, ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है, बराबर, ध्यान से सुनना। और ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड हो गया ऑर्बिटल, sp2। कौन सा हो गया, sp2। नाउ इफ आई टॉक अबाउट sp3, तो इसके अंदर तो 75% क्या है, p कैरेक्टर और 25% s कैरेक्टर। तो मतलब इसके अंदर स्पेरिकल नेचर 25% होगा, सिर्फ 25%। तो अगर हम इधर इसका डायग्राम बनाए तो इसके अंदर लेंथ वाइज ये तो बहुत बड़ा होगा स्टूडेंट्स, यस और नो, और इस तरीके के ये दिखेगा, जिसके सेंटर में ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर स्पेरिकल नेचर सिर्फ 25% है, 75% कौन सा नेचर है, यस इट इज डम्बल नेचर। तो कैन वी से दैट यहां पे भी जो दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। तो आपसे एक सिंपल सवाल है, ये कौन है, बाय द वे दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब देना, न्यूक्लियस के करीब में इलेक्ट्रॉन किस में है, एकदम नजदीक में इलेक्ट्रॉन किसके हैं, sp के, sp2 के या sp3 के, आंसर करो, इंटरैक्टिव, मेक इट इंटरैक्टिव। sp के इलेक्ट्रॉन नजदीक है, sp2 के नजदीक है न्यूक्लियस के, या sp3 के नजदीक है, सर डेफिनेटली sp के नजदीक है सबसे ज्यादा। तो कैन वी से दैट ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा, यस और नो, एज कंपेयर टू sp2 के, एज कंपेयर टू sp3 के। तो किसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस एकदम टाइटली बाउंडेड है, sp के। तो कहना है से अगर इसके ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रख रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे क्या होगी, ज्यादा, एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू sp3। सो व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एकदम सिंपल, carbon which is sp hybridized will be greater than carbon which is sp2 hybridized is greater
as compared to carbon which is sp3 hybridized. This is very 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 important. Electronegativity order of dash different hybridized carbon atoms. तो याद रखना आज से पूरे सिलेबस में, वैसे तो मैंने आपको ये NOCB में तो सिखाया ही था, बट यहाँ पे हम लोग का वापस रिवीजन हो गया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज होगा उसका सबसे ज्यादा sp2 एंड फिर sp3 का. अभी एक और आरपी ट्रिक याद रखना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एक जो आपको याद रखना है वो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन which is sp3 hybridized. I'll repeat, fluorine is greater than oxygen which is sp3 hybridized is greater than carbon, very very important, which is sp hybridized is greater than carbon. Sir वो तो phone calls था, listen to me carefully, is greater than nitrogen which is sp3 hybridized is greater than carbon which is sp2 hybridized is greater than carbon which is sp3 hybridized. तो स्टूडेंट बीच में कौन आ गया देख लो. एक सब कुछ बराबर जा रहा था, बीच में कौन आ गया, कार्बन आ गया which is sp hybridized. You can think of कि जो sp hybridized कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा क्यों हो गई, बिकॉज उसके अंदर 50% s कैरेक्टर है. जैसे जैसे s कैरेक्टर देखो कम हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है. जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है देखो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट परसेंटेज एस कैरेक्टर. इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये सीरीज याद है तो आपके लिए काम बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. अभी जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं उससे हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. इफ यू टेक एन एग्जांपल वेयर इन से फॉर एग्जांपल मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन है, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, राइट. इस साइक्लोहेक्सेन से मैंने इस वाले पार्ट पे जोड़ दिया क्लोरीन. टेक योर टाइम, आराम से समझो. क्या जोड़ दिया बच्चों? क्लोरीन जोड़ दिया. अगर मैं इस वाले कार्बन से क्लोरीन जोड़ता हूं, करेक्ट, और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप जो मैंने एनसर्कल किया है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन खींचने देगा कार्बन को? तो आप बताओ ये वाला जो बॉन्ड है जिसमें ये दो सेंटर है, ये वाला बॉन्ड बराबर है. अगर इस बॉन्ड की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, दो इलेक्ट्रॉन है जो कि एग्जैक्टली सेंटर में थे पहले. अभी आप बताओ क्या वो रिंग की तरफ मतलब कार्बन की तरफ आएंगे या इस क्लोरीन की तरफ जाएंगे? तो बच्चों सबको पता है ये कार्बन ने तो सब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को तो बेटा एकदम लास्ट में गिनेंगे, और फोन कॉल्स के हिसाब से क्लोरीन पहले आता है. ये देखो ये है फोन कॉल्स नो डाउट, बट ये मैंने कार्बन को इन्वॉल्व किया. आप लोगों को सीरीज जो मेजरली याद रखना है वो कौन सा? फोन कॉल्स. कार्बन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डेफिनेटली इट इज क्लोरीन. तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा. अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है तो इस क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव आएगा और इस रिंग के ऊपर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव. तो कैन वी से दैट ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है. तो इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप, नेगेटिव इंडक्टिव. क्यों? क्योंकि विड्रॉ कर रहा है. और ये बेचारा क्या आ जाएगा? प्लस आई ग्रुप. तो ये हो जाएगा आपका प्लस आई ग्रुप और वो हो जाएगा आपका माइनस आई ग्रुप. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ध्यान देना. अगर मेरे पास में इस तरीके का ग्रुप है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ ये वाला जो ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन खींचने दे रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? तो स्टूडेंट्स ये तो सब कार्बन ही है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कार्बन कार्बन में कैसे चेक करेंगे. पहले आप बताओ ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? टेक योर टाइम. sp3, करेक्ट. ये कार्बन कौन सा है? सर sp2. ये कार्बन कौन सा है? sp2. एक एक डबल बॉन्ड बनाया, मैंने आपको पहले ट्रिक बता दिया. sp2. तो आप मुझे ये बताओ हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 या sp3? sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3. तो डेफिनेटली ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा.
तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो कहने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ जाएगी, इस ग्रुप की तरफ जाएगी। तो ये बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन लुटा रहा है किनके ऊपर, इनके ऊपर। तो इसके तो बेचारे के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो जा रहे हैं तो बेचारा क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आई ग्रुप। और ये वाला जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। लेट अस एनसर्कल दिस ग्रुप। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, बताओ अभी ये वाला ग्रुप जो है वो माइनस आई होगा कि प्लस आई होगा। सो वी हैव टू चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। दिस कार्बन इज sp3, दिस इज sp ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड देख लो, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, इट इज sp। इसको नहीं भी देखा तो चलेगा बट फिर भी हम लोग लिखते हैं इट इज sp, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा, यही ग्रुप खींच रहा होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, इस ग्रुप की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई की प्लस आई, माइनस आई, और ये बेचारा क्या हो जाएगा, प्लस आई। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, बट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था। ऐसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं अभी, बट आई होप मैंने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक बार फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the next question. एक क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे। क्वेश्चन says identify the effect, inductive effect of encircled group। जो हम लोग ने ग्रुप को एनसर्कल किया है उसका इंडक्टिव इफेक्ट हमको आइडेंटिफाई करना है, whether it will be प्लस आई और माइनस आई, वो हमको डिस्कस करना है। एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन आप लोग आराम से तसल्ली से इसको सोच समझ के फिर सॉल्व करिए। यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, वो आप डिसाइड करिए। देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो पॉज कर लीजिए स्टूडेंट्स। हो गया? तो चलो डिस्कस करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, कैन वी से दैट दिस कार्बन एटम is sp hybridized, whereas this carbon atom is sp3 hybridized. So definitely this group will have minus I effect. I hope सबको आया होगा। Sure. Next, this carbon atom is sp3 hybridized, whereas this carbon atom of the ring is doubly bonded, एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है, so it is sp2. So definitely ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। So this group will have what, plus I effect, and the ring will have minus I effect. Next अगर हम बात करें तो ये तो ऑक्सीजन है और ये कार्बन कौन सा वाला कार्बन है, sp2 है। So definitely ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is much more greater than कार्बन, it is minus I, करेक्ट। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कौन सा है, sp3 है, और ये वाला कार्बन भी sp3 है, बट ये वाला कार्बन 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो डेफिनेटली ये पूरा ग्रुप इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। सो सिंपल। तो इस तरीके के हमको कंसेप्ट्स को आगे बहुत यूज करना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट दे रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, it is a permanent effect. Point number 1, inductive effect is a permanent effect. Even अगर कोई reagent नहीं भी है, देखो कोई reagent नहीं है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है we don't know, but still यहाँ पे ये प्लस माइनस आई और प्लस आई हमेशा रहेगा, भले कोई ग्रुप हो या ना हो, कोई रिएजेंट हो या ना हो। इट इज अ डैश इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट एंड अप्लाइड ओनली over sigma bond and not over pi bond। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर एप्लीकेबल है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इस लेक्चर के एंड में आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस है, वो आपको सॉल्व करने हैं। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने क्वेश्चंस के फ्रेम में डाला हुआ है। दूसरा पॉइंट, द पोलराइजेशन जो होता है
नेगेटिव या प्लस माइनस जो बनता है, इट इज ओनली इन सिंगल डायरेक्शन. सो पोलराइजेशन ऐसा नहीं होता कि इधर भी माइनस, इधर डेल नेगेटिव, इधर भी डेल नेगेटिव, बीच में दो डेल पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है. पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन. सो सेकंड पॉइंट, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always in single direction. वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा. तीसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो होता है वो जनरली हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना जाता है. इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन is considered to be 0. हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? 0. नेक्स्ट, जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को समझते हैं तब हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के ऑर्बिटल में ही है, वो ऑर्बिटल से बाहर नहीं जा रहा है, खाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है. अभी जैसे मैं ये वाली बात मान लूं, ये वाला, ठीक है, अगर ये बॉन्ड है ना, किसके किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में, और ये बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन और क्लोरीन के बीच में, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में ना होके अभी किसकी तरफ चली गई है? क्लोरीन की तरफ चली गई है, इस तरीके से, बराबर है. कार्बन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किसकी तरफ चली गई है? इस कार्बन की तरफ चली गई है, बराबर है. बट वो इलेक्ट्रॉन अभी भी एटम के ऑर्बिटल में ही है, ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल से बाहर चले गए. तो स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज डिस्प्लेस्ड इन इंडक्टिव इफेक्ट, इन इंडक्टिव इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स of the atom are displaced towards more electronegative element, but electrons remains in the orbital only. ऑर्बिटल में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्बिटल को छोड़ के चले गए. खाली इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों? डिस्प्लेस हो रहे हैं. इसके लिए तो हम लोग डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव डालते हैं. इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव डबल डैश, इस तरीके से. नेक्स्ट, मैंने प्रीवियस बोर्ड पे समझा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट का ताकत क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा. सो इंडक्टिव इफेक्ट is distance dependent and its effect decreases as the length of carbon chain increases. The length of carbon chain क्या होगा? Increase होगा. The length of carbon chain increases. तो कार्बन का चेन अगर 3 to 4 कार्बन के बाद में देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल. सो इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स ऑलमोस्ट डैश नेग्लिजिबल आफ्टर 3 to डैश कार्बन 4 कार्बन. 3 से 4 कार्बन के बाद में ये इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप के होते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स. एक प्लस आई इफेक्ट, जो बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने देता है, और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट. तो अभी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे यही डिस्कस करेंगे कि प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप दिखाते हैं, माइनस आई कौन सा दिखाता है, और ये कैसे हम लोग इसको डिटेल में समझ सके. तो स्टूडेंट्स, एक बार मेरे साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज करते हैं, बिकॉज यही हमारे लिए आगे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट दो, इट इज अ डैश इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट. पहला पॉइंट, इट इज अ डैश इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट है. इट इज अप्लाइड ओवर ओनली डैश सिग्मा बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं.
पाई बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। पोलराइजेशन जो होता है इट इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं कि दो पोल्स बन जाएंगे, दो पोल में ऐसा दो नेगेटिव दो पॉजिटिव ऐसा नहीं हो सकता। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी डैश जीरो, हाइड्रोजन का बेचारे का इंडक्टिव इफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, हाइड्रोजन का कंसीडर किया जाता है जीरो। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के अंदर ही है, वो सिर्फ डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मेरा हाथ को खींच रहा है तो मेरे हाथ खाली खींचे जा रहे हैं, ऐसे इधर से निकल नहीं गए मेरे हाथ। नेक्स्ट, इट इज डैश डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, मैंने बोला था टग ऑफ और रस्सी का खींचा खींची, उसमें वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज होते जाता है, और 3 से 4 कार्बन के एटम्स के बाद तो ये डेफिनेटली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से ग्रुप्स हैं, क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा ग्रुप, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक बार फोटो ले लो, फिर हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, एटम या फिर जो ग्रुप होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेबरिंग एटम की तरफ क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, या नेबरिंग एटम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आई ग्रुप्स। द एटम और ग्रुप which displace its sigma electron, obviously sigma not pi, towards its neighboring atom or group, neighboring atom और group जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या कम, ज्यादा, is known to show dash effect, positive inductive effect. So for example if you take methyl chloride, right? So methyl chloride में मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, बराबर है, बट ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये मिथाइल ग्रुप जो है उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्लोरीन खींच रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचने दे रहा है। सो डेफिनेटली दिस विल शो डैश प्लस आई इफेक्ट एंड दिस विल शो डैश माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो प्लस आई इफेक्ट में वो ग्रुप क्या होगा, एन एटम, ये एटम भी हो सकता है ग्रुप भी हो सकता है, एन एटम और ग्रुप विच डिस्प्लेस कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को ही किसकी तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, which displays its sigma electron towards neighboring atom or group which is more electronegative is known to show dash plus I effect। ना ध्यान से सुनो, प्लस आई इफेक्ट जनरली कौन होगा, जो या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या फिर उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा देना ही चाहेगा। सो एकदम इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ऑल एनायनिक स्पीशीज, ऑल एनायनिक मतलब नेगेटिव, all anionic species shows plus I effect, हमेशा याद रखना, this will help you in many questions, ठीक है। all anionic species shows dash effect plus I effect, more is the electronegativity, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बराबर है, more is the electronegativity, more is the electron holding capacity, अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा बच्चों कम, एकदम सिंपल। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, देखना ध्यान से, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इमेजिन आई हैव CH2 ग्रुप, नेगेटिव मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं, CH2 ग्रुप, और मेरे पास में समझो NH ग्रुप भी है, इमाइन ग्रुप, और ऑक्साइड भी है, समझो O-2 है, तीनों के ऊपर माइनस है, तो डेफिनेटली ऑल अनायनिक स्पीशीज विल शो डैश प्लस आई इफेक्ट, नो इश्यूज, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। बट अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इनमें से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर, तो डेफिनेटली कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी क्या है, कम है। आप बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ही कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा। सो डेफिनेटली इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सिंपल, एकदम सिंपल। तो स्टूडेंट्स याद रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, फर्स्ट वाला, और एक और इसमें ऐड भी कर सकते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, C डबल बॉन्ड O-, क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन जो है वो देना ही नहीं चाहेगा, यहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब यहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
ठीक है, तो ये वाला सीरीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, is additive in nature. Now what is the meaning of additive in nature? Additive in nature का मतलब होता है, अगर इमेजिन करो मेरे पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। If I have 3 डिग्री that is butyl group, this वाला, तो can we say that यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन की तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ये भी इस तरफ कर रहा है, ये भी इस तरफ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो नेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, तो ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री हुआ। अगर मैं इसी तरीके से देखूं, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H है, तो H का तो इंडक्टिव इफेक्ट कितना माना जाता है, 0। तो यहाँ पे सिर्फ कितने लोगों की वजह से गिना जाएगा, 2। तो ये और ये दोनों ऐड होके इसको पावर देंगे। मुझे पता इन दोनों में से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, डेफिनेटली इट विल बी ऑफ 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, और उससे कम किसका होगा, 1 डिग्री का। 1 डिग्री में क्या होगा, कार्बन एक ही CH3 से जुड़ा होगा और 2 तो क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 गिना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर हो जाएगा ऐसा, राइट। तो अगर मैं बात करूं, इसको कंपेयर करूं मिथाइल के साथ, तो मिथाइल का तो और भी क्या हो जाएगा, कम। तो आप लोग एक सिंपल सा याद रखना, प्लस आई का ऑर्डर, ठीक है, प्लस आई का ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा CH2 माइनस, इट इज ग्रेटर देन, CH2 माइनस इज ग्रेटर देन NH माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइड्रोजन से भी क्या होगा, ज्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सीरीज यू हैव टू रिमेंबर। आई विल रिपीट, सबसे पहले किसका, CH2 माइनस, उससे कम किसका, NH माइनस, उससे कम किसका, O माइनस 2, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो, कैन ऑक्सीजन, कैन ऑक्सीजन। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं हम लोग, कौन सा वाला, कार्बोक्सिलेट। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलेट भी ऐड कर लेते हैं तो ये COO माइनस हो जाएगा, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर कौन सा, 1 डिग्री एंड देन सो ऑन। सो कैन ऑक्सीजन कार 321 मिथाइल हाइड्रोजन, कैन ऑक्सीजन कार 321, कैन ऑक्सीजन कार, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, 321 मिथाइल हाइड्रोजन, कैन, I'll write here, कैन ऑक्सीजन कार 321 मिथाइल हाइड्रोजन, कैन ऑक्सीजन कार मिथाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज द आरपी ट्रिक फॉर व्हाट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। कैन ऑक्सीजन कार, कैन ऑक्सीजन, कैन मतलब कार्बन दैट इज CH2 माइनस, एन मतलब NH माइनस, O ऑक्सीजन मतलब O माइनस 2, कार मतलब कार्बोक्सिलेट, उसके बाद में 321 मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल हाइड्रोजन। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसमें अगर कभी एग्जांपल एक और आइसोटोप्स आ जाए तो याद रखना, heavier isotope will show positive inductive or will show greater inductive effect, greater inductive effect। सर नहीं समझा, एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर मेरे पास में समझो CH3 भी है, अगर मेरे पास में CD3 भी है और मेरे पास में CD3 भी है, बराबर है, मेरे पास में CH3 भी है, CD3 भी है और CT3 भी है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इसमें ये तो तीनों मिथाइल जैसे ही हो गए, इसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, तो जो हेवियर आइसोटोप होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा। एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखूं, C के ऊपर CT3, 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 C के ऊपर CD3, 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 C के ऊपर CH3, CH3, CH3। अब ये तीनों के तीनों 3 डिग्री है, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली इट हैज टू बी दिस ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस।
So this is very very important कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किस तरीके से डिस्प्लेस होता है। ऑल अनायनिक स्पीशीज विल शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इज द प्लस आई इफेक्ट, एंड इट इज डैश इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। ये देखो ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, और यहाँ पे तो एक ही जन का था। तो अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि ये जो अनायनिक था और ये क्या था, न्यूट्रल, तो याद रखना हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अनायनिक स्पीशीज इज ग्रेटर देन अल्काइल ग्रुप्स। वो अल्काइल ग्रुप से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनायन के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट डैश पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नो डाउट बहुत इजी था। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में एक ही ड्रॉबैक है स्टूडेंट, वो सीरीज जो है वो बहुत बड़ा है, और उसका मैंने ट्रिक बहुत ही अच्छा बनाया है ताकि आपको वन शॉट में पूरा याद हो जाएगा, और उसके ऊपर तो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब इसका फोटो लो, फिर हम लोग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's move to the very important negative inductive effect, that is minus I effect। इसमें क्या करेगा, जो एटम होगा या ग्रुप होगा वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश करेगा, बिकॉज सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो दैट एटम और ग्रुप विच विड्रॉ, मतलब खींच रहा है, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नेबरिंग एटम और ग्रुप ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज डैश, नोन टू शो व्हाट, माइनस आई इफेक्ट। ना स्टूडेंट्स, इसका जो सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है। मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने देखे कि कोई अच्छा ट्रिक किसी ने बनाया क्या, तो मैंने देखा है कि कुछ इसमें है ही नहीं अच्छा, और जिसने किसी ने बनाया, नो डाउट आई डोंट वांट टू से कि उन्होंने अच्छा नहीं बनाया, अच्छा बनाया, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है याद रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, और बहुत सारे उसमें कंपाउंड्स और ग्रुप जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मिसिंग है, तो उसमें से बहुत सारी चीजें स्किप थी। तो इसके लिए मैंने एक यूनिक हमारा खुद का होम प्रोडक्शन है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का सीरीज। तो पहले ये सीरीज देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप कैसे हैं, फिर याद रखने का ट्रिक भी बताता हूँ। सबसे पहले इस सीरीज में आता है NF3, जिसके ऊपर क्या आता है, प्लस। इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है NR3, फिर आता है NH3। अभी देखो ये सीरीज कितना बड़ा होते जा रहा है, बराबर है। फिर आता है NO2 नाइट्रो ग्रुप, फिर आता है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर है। फिर आता है सल्फोनिक एसिड, बहुत बड़ा सीरीज है, सल्फोनिक एसिड, बराबर है। फिर आता है अल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये तो सीरीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बराबर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद आता है एस्टर, फिर आता है अल्कोक्सी ग्रुप, देखो सीरीज ही खत्म नहीं हो रहा है। अल्कोक्सी ग्रुप के बाद अल्कोहल, सर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अल्कोक्सी ग्रुप के बाद क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है। फिर आ रहा है एसिटिलीन, फिर आ रहा है अमाइन NH2, फिर आ रहा है आपका फिनाइल, इसको फिनाइल बोलेंगे। फिर आ रहा है इथिलीन, सर अभी तो खत्म कर दो। फिर आ रहा है हाइड्रोजन, फाइनल, बस हाइड्रोजन आ गया मतलब खत्म। अभी ये देख लो इतना बड़ा सीरीज है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा सीरीज है। अभी मैंने इसका देखा है बहुत सारे जो वीडियोस है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा, मतलब इसका कोई ट्रिक है अच्छा, तो उसमें कैसे है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स उसमें से मिसिंग है, और उन्होंने फिर बनाया, वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है। आई डोंट से रॉन्ग है या फिर अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं, इतना इफेक्टिव नहीं है याद रखने के लिए। तो इसके लिए हम लोग इसको आरपी ट्रिक से याद रखेंगे। व्हाट इज आरपी ट्रिक फॉर दिस? बहुत ही शॉर्ट बनाया है मैंने, ज्यादा बड़ा नहीं रखा, बिकॉज आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में और ऑर्गेनिक में भी आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग,
उसमें बहुत सारे हमको ट्रिक्स याद रखने हैं। तो बहुत सारे ट्रिक्स जब होंगे तो बहुत बड़े बड़े ट्रिक हो जाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसका ट्रिक सुनो। ट्रिक है फरहान फरहान साइंस फरहान साइंस सलोन्सकार फरहान साइंस सलोन्सकार फर्स्ट क्लास बिरयानी I ate on request of Kingfisher Kingfisher team in Phoenix Hall. इन विच हॉल? फिनिक्स हॉल। अभी इसको याद रखते हैं, दो टुकड़े बच्चों, याद रखना। फरहान साइंस, फरहान ने साइन किया सलोन्सकार, सलोन मतलब जहां पे ऑब्वियसली बाबा शॉप, तो एक थोड़ा सा नो डाउट कनेक्टिविटी कम है बट ठीक है। फरहान साइंस डैश सलोन्सकार, फर्स्ट वाला तो ठीक था, फरहान साइंस सलोन्सकार। सेकंड, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, किसके रिक्वेस्ट पे? किंगफिशर के टीम के रिक्वेस्ट पे। किंगफिशर के टीम ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमारे इधर बिरयानी खाने आओ, तो वो मैंने देखा बहुत ही सुपर क्लास का था। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन विच मॉल? फिनिक्स मॉल सुना होगा लोअर बरेली में, बट हम लोग इसको हॉल नाम दे रहे हैं, फिनिक्स हॉल, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाला ट्रिक याद है तो आपका पूरा का पूरा सीरीज में आपको याद करवा सकता हूँ। कैसे? सुनो वापस एक बार मेरा ट्रिक रिवाइज करो। फरहान साइंस सलोन्सकार, फरहान साइंस सलोन्सकार, मेरे साथ रिवाइज करो। फरहान साइंस सलोन्सकार, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन विच मॉल? फिनिक्स मॉल, फिनिक्स हॉल, राइट। तो अभी इसको याद कैसे रखना है देखो ध्यान से। फरहान FRHN, फरहान। सबको पता है जो भी एंट्रेंस के स्टूडेंट्स है, नीट्स जेई स्टूडेंट, उनको पता है कि स्टार्टिंग में सब नाइट्रोजन के कंपाउंड है बट वो आगे पीछे कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो फरहान FRH और नाइट्रो का N, समझा? फरहान नाइट्रो का N। चलो स्टार्ट करो। फरहान हो गया। साइन, साइन मतलब साइनाइड, साइन मतलब साइनाइड। सलोन, अभी ये वाला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत मेहनत करके बनाया मैंने, लगभग 1.5 से 2 घंटा मैंने बहुत सोचा कि इसको इजी बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है, स्टूडेंट्स देखते ही खुश हो जाए कि हाँ यार बहुत अच्छा बना है। एस का मतलब सल्फोनिक एसिड, एस का मतलब होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एल का मतलब होता है, एल का मतलब होता है अल्डिहाइड। क्या है? अल्डिहाइड। ऑन, ऑन मतलब क्या होता है? वन बोलते हैं ना हम लोग। वन किसके लिए यूज होता है आईयूपीएससी में? बोलो। कीटोन के लिए। तो ये देखो फरहान का मतलब तो यहां तक हो गया, साइंस मतलब साइनाइड हो गया, सल्फोनिक एसिड मतलब एस हो गया, एल मतलब अल्डिहाइड हो गया, ओन मतलब कीटोन हो गया, कार मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई, एस्टर सबको पता होता है, एस्टर, एस्टर ये क्या है? एस्टर है, और एस्टर में O8 नाम आता है लास्ट में, O8, तो एस्टर हो गया ऑन, ठीक है ना। तो वापस से फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट, OR मतलब ऑन रिक्वेस्ट, तो ध्यान देना ऑन रिक्वेस्ट मतलब OR, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ, ऑफ तो ऑब्वियसली कनेक्टिंग वर्ड है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ, ये क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल किंगफिशर, किंगफिशर ब्रांड सबको पता होगा, अल्कोहल है किंगफिशर, राइट। तो यहां तक हो गया। चलो एक बार रिवाइज करें। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, एट मतलब एस्टर, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर, किंगफिशर तक क्लियर है। टीम, अभी टीम में भी टी और ये क्या है बच्चों? ई है, थोड़ा सा इसको भी डिवाइड किया हमने। टी ई का मतलब होता है ई, टी ई का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। AM stands for, AM stands for amine, AM stands for amine, ठीक है ना। अमाइन भी है, आयन भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया अमाइन। PH stands for, PH
स्टैंड्स फॉर बेंजीन या फिर फिनाइल, ठीक है। उसके बाद में इनिक्स, EN स्टैंड्स फॉर इन मतलब डैश बॉन्ड डबल बॉन्ड, एंड हॉल डेफिनेटली स्टैंड्स फॉर डैश हाइड्रोजन। तो अगर आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लो, आई कैन गारंटी यू, आप कितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, आपको ऐसा कोई सीरीज मिलेगा ही नहीं। बिकॉज मैंने पर्सनली कम से कम 15 वीडियोस देखे जिसमें मुझे कोई इफेक्टिव लगा ही नहीं। बहुत सारे तो ऑर्डर ही गलत लिखे हुए हैं, बहुत सारे में इफेक्टिव है ही नहीं। तो स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट सीरीज आई कैन टेल यू, देखिए गारंटी यू रादर कि ये सबसे बेस्ट सीरीज है। आप इसको याद रखोगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो एकदम कॉमन स्टेटमेंट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन विच हॉल, फिनिक्स हॉल। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है फरहान साइंस सलोन्स्कार, फरहान साइंस सलोन्स्कार। चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। फरहान साइंस सलोन्स्कार, फरहान साइंस सलोन्स्कार, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किस टीम के, किंगफिशर टीम, इन विच हॉल, फिनिक्स हॉल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, आई कैन गारंटी यू कि फिर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और इस लेक्चर के एंड में जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर ये सीरीज आएगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आप इसका एक फोटो ले लो, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग थोड़े से सीरीज के क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि कौन सा वाला किससे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर एक 5 मिनट का एक 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टॉप। Okay students, so let us solve this question. The last question for the day, compare minus I effect. इसमें से 90% क्वेश्चंस तो आपके सीरीज से ही हो जाएंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमारा जो ट्रिक था वो क्या था, फरहान साइंस सलोन्स्कार, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी आई, तो डेफिनेटली दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर, किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम, किंगफिशर टीम, टीम में ये अमाइन आ गया बच्चों, तो ये भी ऑर्डर बराबर है। सर अभी तो फटाफट क्वेश्चन हो रहा है, कुछ लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत है, कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे था ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई में किधर आ गया। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये वाला सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड है तो नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। दिस विल बी ग्रेटर देन CH डबल बॉन्ड CH2 व्हिच इज ग्रेटर देन CH2 सिंगल बॉन्ड डैश CH3। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अगर हम देखें तो इसमें सब में CN और CN है, राइट, बट दिस कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड sp, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3। सो इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए, दिस विल शो मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एज कंपेयर्ड टू दीस टू। ओके, उसके बाद में हो जाता है ये कौन है, अल्डिहाइड है, ये क्या है, इमाइन है, और ये एसिड सॉरी इथिलीन है, राइट। तो कैन वी से दैट ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, ये वाला भी sp2 और ये वाला भी बच्चों क्या है, sp2। तो सबके सब sp2 है, तो फिर देखना पड़ेगा वो जुड़ा हुआ किसके साथ है। ये वाला sp2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला sp2 कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला sp2 कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन के साथ। सो डेफिनेटली इसका सबसे ज्यादा होगा फोन कॉल के हिसाब से, एकदम इजी। उसके बाद में टीम तो पता है, फिनिक्स हॉल, टीम में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फिनिक्स में फिनाइल, और ये हॉल में इथिलीन में क्या आ गया, टीम में क्या आ गया, फिनिक्स में क्या आ गया, फिनाइल भी आ गया, इन भी आ गया बच्चों, इजी था। उसके बाद में NR3, NF3 एंड NH3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका तो हमने ट्रिक से पढ़ लिया है बच्चों, क्या, फरहान। तो फ्लोरीन, फिर राजू, ऐसे मत बोलना, हिमेश रेशमा, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं, अपन इसको फरहान के नाम पे खाली याद रखेंगे। इज ग्रेटर देन NF3 ग्रेटर देन NR3 ग्रेटर देन NH3। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, और जो अभी इस लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ दिया गया है जिसमें 11 क्वेश्चंस है, उन 11 क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो ये लेक्चर देखने के बाद और वो आरपी ट्रिक देखने के बाद। तो एक बार वो आरपी ट्रिक वापस मेरे साथ रिवाइज करिए, फरहान साइंस विच कार सलोन्स्कार। ये थोड़ा सा ऑड है बट सेकंड स्टेटमेंट तो बहुत ही अच्छा है।
फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन विच हॉल? फिनिक्स हॉल. लास्ट टाइम फरहान साइंस सलोन्स कार. सर आप इतनी बार क्यों बुलवाते हो? ताकि याद हो जाए. फरहान साइंस सलोन्स कार फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन विच हॉल? फिनिक्स हॉल. तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा. मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विथ द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो भी सब डिस्कस करेंगे. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.